आज की जो हमारी क्लास रहेगी BESC, ठीक है, 132। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 रहेगा इसमें, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 यानी जो तीसरा चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर जो 3 या क्या आपका, भारत में शैक्षिक नीतियाँ, यानी हमारे देश में शिक्षा को लेकर के, ठीक है, कौन कौन सी नीतियाँ बनी है, कौन कौन से नियम बने हैं, कौन कौन से कानून बने हैं, यानी हमारे देश में पढ़ाई कैसे होगी, ठीक है, उसका तरीका क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा, टीचरों की भर्ती कैसे होगी, यानी हमारी सरकार की तरफ से अलग अलग समय पर सरकार की तरफ से शिक्षा को लेकर के अलग अलग नीतियां बनाई गई, अलग अलग नियम बनाए गए। तो भाई भारत में अगर आप देखोगे शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, सबसे पहले बात करूं हमारे देश में 1968 में, 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, यानी पूरे देश में एजुकेशन कैसे होगी, ठीक है भाई, प्राइमरी तक कैसे रहेगा, सेकेंडरी तक कैसे रहेगा, सीनियर सेकेंडरी कैसे रहेगा, इस कॉलेजों में कैसे रहेगा, यानी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति क्या है, एनईपी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 क्या है। उसके बाद हमारे देश में दोबारा जो शिक्षा नीति बनी 1986, 86 में बनी, ठीक है। और अभी जल्दी में जो हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या, 2020। और आप सबने सुना भी होगा कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें कई प्रकार के परिवर्तन कर दिए गए हैं ना। आप सबने देखा भी होगा ना कि आप जो पहले 10+2 होता था, अब 10+2 है नहीं, बल्कि 5+3+3+ इस टाइप से हो गया ना ये। तो भारत में अगर इंडिया में देखोगे तो शिक्षा को लेकर के कब-कब और कौन-कौन से नियम बनाए गए, कौन-कौन से नीतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखेंगे तो इसमें हमारा रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कैसी है, 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कैसे, 86 कैसे है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैसी है, उसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम जो लोग देखने जा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। देखो हमारे देश में सबसे पहले 1968 में, कब, 1968 में शिक्षा नीति बनाई गई थी, ठीक है। शिक्षा आयोग जो है 1964 से 66 तक बनाया गया, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। पहला व्यापक आयोग था जिसने प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक सभी को मिलाया गया। देखो भारत में जो शिक्षा आयोग बना, उसमें क्या बोला गया कि भाई प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन यानी कॉलेज की पढ़ाई तक सभी को मिला लिया गया। कोठारी आयोग की सिफारिश को साकार करने के लिए हमारे देश में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लाई गई। भारत में पहली बार शिक्षा को लेकर जो नीति बनी, वह कब बनी जी? 1968 में। और हमारे देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनी है, देश में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास के लिए, भैया शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसके जरिए ही देश का विकास होता है। चाहे हमारा सामाजिक विकास हो, चाहे हमारा सांस्कृतिक विकास हो, चाहे हमारा आर्थिक विकास हो, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी, देश में युवाओं का चरित्र निर्माण करना। भाई हमारे देश में जो युवा हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो चरित्रवान हो, उनका कैरेक्टर अच्छा हो, वो पढ़े लिखे हो, देश के विकास में सहयोग करें। इसको लेकर के कह सकती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को बनाया गया, ठीक है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1968, उसमें क्या क्या बोला गया है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्या बोला गया था कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 है, उसमें पहली बात क्या कही गई कि 14 वर्ष के बच्चों तक, 14 साल तक के जो बच्चे उनको सरकार फ्री पढ़ाएगी। क्या पढ़ाएगी जी? फ्री में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये बोला गया था और कहा गया था। आज आप लोग देख रहे हो स्कूल और प्राइमरी स्कूलों में और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक जो पढ़ाई है, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर आपको खाना भी मिलेगा, आपको किताबें मिलेंगी, आपको बुक्स मिलेंगी। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो सरकारी स्कूल होते हैं, होता है ना कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया था, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कब तक जी? 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार फ्री में पढ़ाएगी। और इसके लिए सरकार क्या करेगी? कठोर प्रयास करेगी ताकि हर बच्चा विद्यालय में एडमिशन लेकर के कम से कम 14 वर्ष की पढ़ाई पूरा कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया था कि जो शिक्षक हैं, इनका वेतन जो रहेगा अच्छा रखा जाएगा ताकि यह बच्चों को अच्छे से पढ़ाएँ, और शिक्षकों की जो भर्ती होगी, वह सरकार की तरफ से की जाएगी। यानी टीचर अच्छे हों, टीचर की क्वालिटी अच्छी हो, इसलिए बड़े स्तर पर सरकार क्या करेगी?
एग्ज़ाम करवाएगी, जिसके ज़रिए टीचरों की भर्ती की जाएगी, ताकि जो टीचर हों, बढ़िया हों, अच्छे हों, तभी तो बच्चों को पढ़ाएँगे और शिक्षकों को पैसा यानी जो उनकी सैलरी होगी, अच्छी सैलरी उनको प्रदान की जाएगी। भई अच्छी सैलरी मिलेगी तभी तो बच्चों को अच्छा पढ़ाएँगे, ठीक है? उनको एक ऐसी आप आज आप लोग देखते हो ना, टीचरों की कितनी सैलरी है। आज के समय अगर बात करूँ तो जिस स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं उनकी 70,000 80,000 सैलरी है ना। तो सरकार जो इतनी सैलरी उनको दे रही सरकारी स्कूल के टीचरों को इसलिए प्रदान दी जा रही है ताकि वह बच्चों को अच्छे से पढ़ाएँ। ठीक है? भाई देश का विकास तभी होगा ना, जब हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया कि जो शिक्षकों की भर्ती है, वो सही तरीके से की जाए, पारदर्शी। भैया किसी को टीचर को अगर नौकरी देना तो ये नहीं पैसा लेकर के भ्रष्टाचार करके आपको नौकरी दे देना। बल्कि टीचरों की जो नियुक्ति है, जो भर्ती है, उसको सही रखना है और टीचरों को अच्छी खासी सैलरी देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में बोला गया था कि भाषाओं का विकास करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया था कि स्कूल में बच्चों को 3 भाषा सिखाई जाएगी। पहली कौन-सी भाषा जी? आपको एक हिंदी भाषा सिखाई जाएगी, दूसरा आपको एक विदेशी भाषा सीखनी पड़ेगी जो कि अंग्रेजी हो सकती है, ठीक है? और आपको एक क्षेत्रीय भाषा सीखनी पड़ेगी। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया था कि बच्चों को 3 भाषा त्रिभाषा फ़ॉर्मूला यानी बच्चों को यानी स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो 3 भाषाएँ आनी चाहिए। एक तो उनको हिंदी आनी चाहिए, दूसरा उनको अंग्रेज़ी आनी चाहिए और तीसरा उनको एक कह सकती हो कि एक उनको किस प्रकार की क्या आनी चाहिए? उनको एक जो हमारी एक प्रकार से कह सकती जो क्षेत्रीय भाषाएँ होती हैं, जैसे भाई केरल का है तो उसको कन्नड़ आनी चाहिए, पंजाब का तो पंजाबी आनी चाहिए, महाराष्ट्र का तो मराठी आनी चाहिए। यानी 3 भाषाओं का ज्ञान होना क्या ज़रूरी है, ठीक है? बच्चों को कम से कम सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेजों यानी स्कूलों में 3 भाषाओं को पढ़ाया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया है। शैक्षिक अवसरों में समानता। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया था कि भैया सबको शिक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार सबको पढ़ाएगी। शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना तो जाति के आधार पर, ना तो वर्ग के आधार पर। भई कोई किसकी कौन-सी कास्ट है नहीं देखी जाएगी। सबको सबको एडमिशन मिलेगा, सभी पढ़ सकेंगे। ना तो वर्ग के आधार पर, ना तो हिंदू-मुसलमान के आधार पर, ना तो महिला-पुरुष के आधार पर। यानी शिक्षा में बच्चों के साथ किसी प्रकार का सरकारें हमारे भेदभाव नहीं करेंगी, बल्कि सभी बच्चों को सरकार की तरफ से सामान्य रूप से सबको पढ़ाया जाएगा और सरकार की तरफ से जो गरीब वर्ग के बच्चे होंगे, सरकार उनको पैसे भी प्रदान करेगी ताकि वह छात्र स्कूलों में आकर के अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। आप सबने सुना भी होगा कि जो हमारी सरकारें हैं, देखो वो बच्चों को क्या देती हैं, स्कॉलरशिप देती ना, स्कॉलरशिप आप सबने देखा होगा ना कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो सरकार स्कॉलरशिप इसलिए दे रही है ताकि बच्चे पढ़ सकें और माता-पिता उनको स्कूलों में भेज सकें। इसलिए सरकार एक प्रकार से उनको इसलिए रखती है। और भई वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बोला गया था कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, सबको पढ़ाया जाएगा। ना तो लड़का-लड़की के आधार पर किसी प्रकार का भई लड़की भी पढ़ेगी, लड़का भी पढ़ेगा। और जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए सरकार तमाम तरह के क्या करेगी, प्रयासों को करेगी, ताकि वह बच्चे पढ़ लिख कर के आगे बढ़ सकें, ठीक है? यानी शिक्षा में समानता रहेगी, सबको समान माना जाएगा। ये नहीं कि भैया जो अमीर आदमी है वो पढ़ लेगा, गरीब आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा। यानी शिक्षा में सबको समानता की और सबको बराबर माना गया है। ना तो जाति के आधार पर, ना तो धर्म के आधार पर, ना तो लिंग के आधार पर, ना तो भाषा के आधार पर। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी देश के सभी बच्चों को कम से कम 14 वर्ष तक तो भाई सरकार फ्री में ही पढ़ाएगी और किसी प्रकार का भेद जैसे मान लो तुम कहीं एडमिशन लेने जाते हो ना, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि तुम इस जाति के हो तो मैं एडमिशन नहीं करूँगा या तुम इस धर्म को तो मैं भाई सबका एडमिशन आपको स्कूलों में करना ही पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते हैं। सभी छात्रों को आपको एडमिशन करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई तुम एससी कास्ट से हो, तुम ओबीसी हो, तुम शेड्यूल्ड ट्राइब हो, तुमको हम नहीं पढ़ाएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता है। सभी बच्चों को बराबर कहा गया है, ठीक है? अगला देखिएगा, प्रतिभावान की पहचान। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया था कि सरकार जो प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो मेधावी हैं, जो पढ़ने में तेज होंगे सरकार की तरफ से सरकार उनको प्रोत्साहन प्रदान करेगी। सरकार उनको वजीफ़ा देगी या उनको बाहर पढ़ने का अवसर भी प्रदान कर सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया था कि सरकार जो है यानी हमारी जो गवर्नमेंट है, जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज़ हैं,
ठीक है? उन पर जो हमारी सरकारें होंगी थोड़ा पैसा भी लगाएँगी, ताकि वो लोग शिक्षा प्राप्त करके हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, जो पढ़ने में तेज़ हैं, सरकार की तरफ से उनको तमाम तरह की सुविधाएँ दी जाएँगी, ताकि वह तमाम तरह की सुविधाएँ प्राप्त करके एक अच्छा जीवन जी सकें और वह अपने समय या यानी भाई उनको पढ़ाई-लिखाई में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जो प्रतिभावान बच्चे हैं, ठीक है? ये नहीं कि कोई बच्चा गरीब है लेकिन पढ़ने में बहुत तेज़ है तो बेचारा पढ़ ना पाए। तो सरकार ऐसे बच्चों की आर्थिक रूप से इनको पैसा दे करके उनको विदेश में पढ़ाएगी। उनका सारा खर्चा सरकार ही सँभालेगी। प्रतिभावान बच्चों को अगला कार्य अनुभव राष्ट्रीय सेवा। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया था, पूरे देश में शिक्षा को फैलाना है, ताकि लोगों हमारे देश में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सके। और इससे देखो भाई जब हमारे देश में सभी लोग शिक्षित रहेंगे, सभी लोग पढ़े-लिखे रहेंगे, तभी तो हमारे देश का विकास हो पाएगा ना। तो भाई कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा के उद्देश्य से भाई अगर सभी लोग पढ़े-लिखे रहेंगे तभी तो हमारा देश का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तभी तो लोगों को नौकरी रोज़गार रोज़गार मिलेगा। इसलिए पूरे देश में शिक्षा को फैलाना है और भाई शिक्षा से क्या हो सकता है हमारे युवाओं का कैरेक्टर यानी चरित्र निर्माण होगा। हमारे देश के जो युवा होंगे काफ़ी अच्छे होंगे, सबल होंगे और हिम्मती होंगे और तमाम तरह की समस्याओं का सामना कर पाएँगे। क्योंकि शिक्षा कह सकते हैं कि देश के युवाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इससे वो भाई उनमें देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, माता-पिता के प्रति भाई जो बच्चा पढ़ा-लिखा रहता है वो अपनी मम्मी-पापा की रिस्पेक्ट करेगा, पहली बात तो ये इज़्ज़त करेगा भाई, ठीक है? देश की इज़्ज़त करेगा और अगर हमारे देश में बच्चे पढ़े-लिखे रहेंगे, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा ना। भाई कोई पढ़ लिख कर के डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो क्या है, इससे हम हमारे देश की राष्ट्रीय सेवा भी होगी ना, तो शिक्षा सबको मिले। शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान। भाई शिक्षा के ज़रिए हमको क्या करना है, विज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाना। जो बच्चे साइंस साइंस बैकग्राउंड में होंगे या साइंस की पढ़ाई करेंगे, जो बच्चे विज्ञान और गणित विषय को पढ़ेंगे, वह आगे चल कर के कह सकते हैं कि हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान, यानी हमारे देश में साइंस को आगे बढ़ाएँगे। आज हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है, आज हमें वैज्ञानिकों की ज़रूरत है। तो उन ज़रूरतों को क्या करेंगे वो बच्चे पूरा कर पाएँगे। अगर हम देश में शिक्षा को बढ़ाएँगे, तो हमारे देश में विज्ञान और जो रिसर्च है, जो शोध है, वह ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। क्योंकि इससे हमारे देश का आर्थिक विकास भी होगा और हमारा देश डेवलप भी करेगा। कृषि और उद्योगों के लिए शिक्षा। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया था कि भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके लिए भी कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा। इसीलिए आप सबने देखा कि बीएससी एग्रीकल्चर होता है ना, यानी खेती करने की भी पढ़ाई की जाती है स्कूल कॉलेजों में होती है ना, खेती खेती क्या है, उसकी भी पढ़ाई की क्योंकि हमारा देश क्या भैया कृषि प्रधान देश है। तो अगर हमारा देश कृषि कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश में खेती भी खूब होती है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने अपनी पढ़ाई में कृषि को भी एक विषय के रूप में पढ़ाते हैं। इसलिए तुमने देखा कि हमारे देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ तक होती हैं, जहाँ पर खेती को लेकर के भाई खेती-किसानी कैसे की जाए, पशुपालन कैसे किया जाए, इसके बारे में बाकायदा पढ़ाई की जाती है। दूसरा हमारे जो उद्योग हैं, उद्योग धंधे जो कंपनी-वंपनी हैं, इनमें भी जैसे बिजली का काम करना है या मशीन चलाना है, इसके तमाम तरह के कोर्स हैं। अगर आप देखोगे हमारे देश में जैसे आईटीआई है या डिप्लोमा है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यानी इसके लिए उद्योगों के लिए शिक्षा दी जा रही ना कि भाई आज हमारे देश में कृषि भी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है और उद्योगों के लिए कंपनी में जाकर के आप अच्छा काम कर सकें, कोई रोज़गार कर सकें। इस प्रकार की शिक्षा पर कह सकते हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बल दिया गया था। पुस्तकों का उत्पादन, देखो भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया था कि हमारे देश की जो सरकार होगी, वही किताबों को छापेगी और पूरा जो मटेरियल होगा, यानी जो स्टडी मटेरियल है, जो पढ़ने की किताबें हैं, सरकार छापेगी और जो पुस्तकें, जो बुक्स होंगी, वो बहुत क्वालिटी होगी, बहुत अच्छी किताबें होंगी, उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी। यानी पुस्तकों का उत्पादन जो बोर्ड होंगे, स्कूल के जो बोर्ड होते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएस बोर्ड है, अलग-अलग पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, यानी सभी बोर्ड जो होंगे, जो 12वीं तक की पढ़ाई की जाती है, उनकी किताबें जो हैं, वह सीबीएसई छापेगा या भारत सरकार की तरफ से किताबों को छापा जाएगा, ताकि पूरे देश में एक जैसी पढ़ाई की जा सके। यानी पुस्तकों का उत्पादन जो सरकार करेगी। अगला परीक्षाएँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बोला गया कि भाई मेरे कि पढ़ाई करने के बाद बच्चों का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। साल में 1 बार परीक्षा करवाने का जो फैसला है, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में सेमेस्टर सिस्टम उस समय नहीं रखा गया था, ईयरली एग्ज़ाम बोला गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया है कि बच्चों का विश्वसनीयता और वैधता जारी रखने के लिए
उनको सुधारने के लिए उनका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा और जो बच्चे पास कर जाएँगे उनको डिग्री और सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट भी दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा, देखो भाई ख़ास तौर से अगर हम मिडल एजुकेशन की बात करें, माध्यमिक शिक्षा यानी 6 से लेकर के 10वीं या 8वीं तक मान लीजिए, यहाँ तक की जो शिक्षा होगी, इसमें भाई तकनीक यानी टेक्नोलॉजी पर और व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। यानी छोटी क्लासों में ही बच्चे तकनीक को जान सके। इसके लिए कह सकते हो या व्यावसायिक शिक्षा, भाई वो पढ़ लिख करके कोई रोटी-रोज़गार कमा सकें, ये इस प्रकार की भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। और हमारी जो यूनिवर्सिटी हैं, जो स्कूल यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटियों में भी इस प्रकार से कोर्स को पढ़ाया जाएगा कि आगे चल कर के बच्चे आगे बढ़ सकें। और जो यूनिवर्सिटी होंगी, यूनिवर्सिटी में जो बीए हैं, यानी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और ये स्कूल और यूनिवर्सिटियों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कर्मचारी को भी अच्छे से रखा जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा जो है, उसको बेहतर बनाया जाएगा ताकि हमारे यहाँ पर जो एमए की पढ़ाई, मास्टर डिग्री जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि बच्चे आगे जाकर के रिसर्च कर सकें, कोई खोज कर सकें, ठीक है? आंशिक शिक्षा और पत्राचार, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया 68 में बोला गया है कि भाई मेरे जो बच्चे स्कूल में जाकर के डेली क्लास नहीं ले सकते हैं, डेली पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ओपन लर्निंग जैसे इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी हैं, इस प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ खोली जाएँगी। तो उसी समय कह सकते हैं कि एसओएल की स्थापना की गई थी। ये जो दिल्ली में एसओएल चलता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यानी जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, जो ऐसी महिलाएँ जो शादीशुदा मैरिड हैं, वो लोग भी पढ़ाई कर सकें। वो लोग रेगुलर तो जाकर के क्लास नहीं ले सकते। इसके लिए उनके लिए ओपन लर्निंग यानी क्या डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन को शुरुआत करने की बात कर सकते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया था। इग्नू तो 85 में जाकर के बनी है। लेकिन कह सकते हो कि बच्चों को अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार डिस्टेंस लर्निंग के लिए 1968 में बोला गया था और उसके बाद ही एसओएल स्कूल ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ओपन की ब्रांच है उसको खोला गया था ताकि जो भाई जो जिन महिलाओं की शादी हो गई है, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग क्लास नहीं कर सकते उन लोगों के लिए ओपन स्कूल खोला गया था, ठीक है? साक्षरता और वैश्विक शिक्षा का प्रसार, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया था कि हमें शिक्षा के जरिए अपने देश में पढ़ने लिखने वाले की संख्या को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है? देश में साक्षरता यानी देश के सभी लोग पढ़ें, बढ़ें आगे, ठीक है? क्योंकि अनपढ़ता को कम से कम करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का उद्देश्य यही था कि पूरे देश को में शिक्षा का प्रसार करना है। सारे देश के लोग पढ़े लिखे हों, जागरूक हों, छात्र और शिक्षकों में जागरूकता, निरक्षरता यानी अनपढ़ता को दूर करने का भी प्रयास रखा गया। ये हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लोग पढ़ते-लिखते कम थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1968 में बनी, तो उसमें एक उद्देश्य यह भी रखा गया है कि भाई सबको शिक्षा मिले, कोई भी व्यक्ति अनपढ़ ना रह जाए, सबको पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया था कि स्कूल कॉलेजों में खेल-कूद के विषय भी, जैसे अगर आप देखोगे, जैसे फिजिकल एजुकेशन, साथ में अगर आप देखो स्कूल में जो फुटबॉल खेला जाता है, जो गेम्स खेले जाते हैं, इनको भी कह सकते हैं, इनको भी सिलेबस में शामिल किया जाएगा। यानी बच्चे स्कूल कॉलेज में खेल सकें, कूद सकें, ठीक है? इसलिए वहाँ पर टीचरों को भी रखा जाएगा, अगर हम लोग खास तौर से बात करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बोला गया कि बच्चों को खेल-कूद के लिए स्कूल में प्लेग्राउंड भी होगा और एक पीटी टीचर, जिसको हम पीटी टीचर के रूप में बात करते हैं, उसकी भी नियुक्ति सरकार की तरफ से की जाएगी और बच्चों के लिए 1 पीरियड यानी 1 क्लास सिर्फ वहाँ खेल-कूद करने के लिए ही रखी जाएगी, ताकि बच्चे अ, खेलें-कूदें, ठीक है? क्योंकि खेलना-कूदना भी क्या है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यानी हमने पढ़ाई में भी खेल-कूद को जोड़ा ताकि बच्चों में खेल के अवसर या गुण बढ़ सके। तभी तो भाई बच्चा कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई फुटबॉलर बनेगा, कोई बैडमिंटन खेलेगा, अलग-अलग कोई कुश्ती लड़ेगा, कोई बॉक्सिंग करेगा। तो यानी कुछ बच्चे सभी बच्चे तो पढ़ाई में जाएँगे नहीं ना, तो कुछ बच्चे गेम-वेम खेल लेंगे, तो क्या होगा? यानी इसको भी जोड़ा गया। शैक्षिक संरचना, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बोला गया है कि हमारे देश में 10वीं क्लास तक एक पढ़ाई चलेगी, उसके बाद 2 क्लास और होगी, 10+2 यानी 12वीं और +3 यानी हमारे देश में सबसे पहले 10वीं क्लास तक आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ये किया गया, यानी 10वीं क्लास के बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसको पास करोगे, फिर आपको 2 साल और पढ़ना पड़ेगा, यानी 12वीं
12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आप सभी को कॉलेज में 3 साल की आपको क्या ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। इसलिए कह सकते हैं 10 प्लस 2 प्लस 3। 10 प्लस 2 प्लस 3 का मतलब है कि 10वीं पढ़ो, फिर 2 साल 12वीं पढ़ो और 3 साल का बीए करो। इस प्रकार की पढ़ाई जो कह सकते हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में रखा गया। किसमें रखा गया? अभी जो ख़ास तौर से आप आपकी जो पढ़ाई रही हो इसी प्रकार से ही पढ़ाई है, ठीक है? अब बदलेगी, ठीक है? अब तो बदलेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में काफ़ी चेंज होने वाला, काफ़ी बदलाव है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 है, उसमें यही बोला गया 10 प्लस 2 प्लस 3। इसका मतलब होता है कि 10वीं पढ़ो सबसे पहले 10, फिर प्लस 2 का मतलब है 12वीं पढ़ो, 2 साल 12वीं करो, 11वीं 12वीं और फिर प्लस 3, फिर 3 साल का बीए करो यानी ग्रेजुएशन करो। भाई आर्ट वाले बीए करें, साइंस वाले बीएससी करें, कॉमर्स वाले बीकॉम करें। यानी 3 साल का फिर आपको कॉलेज करना पड़ेगा। इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोगों ने क्या किया था, अपनी शिक्षा नीति को बना रखा है। 10 प्लस 2 प्लस 3 इसी प्रकार से चलेगा और इस शिक्षा नीति में लगभग 20 वर्षों तक भारत का शिक्षा का मार्गदर्शन किया। इस शिक्षा नीति को अगर आप देखेंगे 10 प्लस 2 प्लस 3 में यही था कि पहले 10वीं क्लास पढ़ो, फिर आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, आपने पास कर लिया, फिर आपको 11वीं पास करो, 12वीं में फिर बोर्ड एग्ज़ाम होगा और फिर आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज में आपको कम से कम 3 साल पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और ग्रेजुएशन में आप लोग बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। को ये इस प्रकार से शिक्षा को हम लोग हमारे देश में बनाया गया और इस प्रकार की शिक्षा को लेकर के कब नीति बनाई गई? 1968 में। जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 क्या है? तो आपको जो-जो मैंने चीज़ें बताई, यही-यही चीज़ें आपको क्या करनी है? एग्ज़ाम में लिखनी है और वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी है। देखो चाहे 1968 पूछे, चाहे 1986 पूछे, लगभग दोनों बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा क्या है? शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कैसे बनी थी? ठीक है? 66 में 68 कैसे बनी थी मैंने बता दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कैसे है? तो इसमें क्या-क्या बातें कही गई हैं? तो देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 86 में बनाई गई है, जिसे राजीव गांधी की सरकार लेकर के आई थी। किसकी सरकार में बनाया था जी? राजीव गांधी। जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उस समय हमारे देश में 1986 में बनाई गई थी ये शिक्षा नीति को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है, इसमें भी हमारे देश में 10 प्लस 2 प्लस 3 जैसा ही काम किया गया था। यानी इसमें भी कह सकते हैं 10 प्लस 2 प्लस 3 ही रखा गया। यानी सबसे पहले आपको 10वीं तक की पढ़ाई होगी, फिर 2 साल आपकी 12वीं में लगेंगे और फिर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होगा यानी बीए, बीकॉम, बीएससी इस प्रकार की पढ़ाई को शामिल किया गया था। यानी 10 प्लस 2 प्लस 3 यानी जिस प्रकार से 1968 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, सेम उसी प्रकार से कह सकते हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी 10 प्लस 2 प्लस 3 जैसा ही पाठ्यक्रम को रखा गया। यानी 10वीं, 12वीं और 3 साल की बीए यानी ग्रेजुएशन को रखा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में क्या-क्या है? तो भैया जो प्रमुख प्रावधान यही थे 10 प्लस 2 प्लस 3 रखा गया है और बाल्यावस्था की देखभाल में नी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसमें जो छोटे बच्चे यानी प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए खास तौर से स्कूल यानी आंगनवाड़ी, आप सबने सुना भी है कि हमारे देश में खुला आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी खोलने के लिए जो स्वरूप बना आंगनवाड़ी खेलने के लिए छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल या आप उसे आंगनवाड़ी कह सकते हो उनके लिए, क्योंकि हमारे देश में उससे पहले क्लास 1 से लेकर के पढ़ाई की जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि आंगनवाड़ी यानी प्ले स्कूल को भी सरकार की तरफ से खोला जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 उसमें बोला गया था कि पूरे देश में एक ही सिलेबस यानी एक ही पाठ्यक्रम को रखा जाएगा। क्या बोला गया था कि भाई पूरे देश में एक ही सिलेबस या एक ही पाठ्यक्रम को रखा जाएगा और ये जो किताबें होंगी वो पूरी तरह से हमारी जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो केंद्र सरकार होगी, वही उसको डिसाइड करेगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में ये बोला गया कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा। क्या? सभी को पढ़ने का समान अवसर है, किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है? जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में इस बात को कहा गया है, कौन सी बात की? भाई सभी को समान अवसर मिलेगा।
ठीक है? ये नहीं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अमीर-गरीब के आधार पर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हिंदू-मुसलमान के आधार पर, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई सबको पढ़ने का अवसर मिलेगा, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो। यानी शिक्षा में सबको समान अवसर की बात किसमें की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी बोला गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यही कहती है कि सभी को पढ़ने का समान अवसर, बराबरी का अधिकार है, ठीक है? चाहे भैया प्रधानमंत्री का लड़का हो, चाहे गरीब किसान का लड़का हो, चाहे कोई आईएएस और आईपीएस का लड़का हो, चाहे किसी मजदूर का लड़का हो, चाहे रेहड़ी पटरी चलाने वाले का लड़का हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबको पढ़ाई में समान अवसर मिलेगा, बराबरी का अवसर है। लड़का-लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, दोनों को पढ़ने का अवसर रखा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया, शिक्षा के प्रत्येक स्तर को सीखने हेतु न्यूनतम स्तर होगा। भाई ये बोला गया था कि किसी भी क्लास में एडमिशन लेने के लिए, क्या बोला गया था? किसी भी क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ योग्यता दिखानी पड़ेगी। जैसे आपको 11वीं में पढ़ना है, तो आपको कम से कम 10वीं क्लास पढ़ा होना चाहिए। अगर आपको बीए में पढ़ना है, तो कम से कम आपने 12वीं कर रखी हो। यानी किसी भी क्लास में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम योग्यता को रखा जाएगा। ठीक है? इसको बोला गया। जीवन पर्यंत शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बोला गया था कि भैया जो शिक्षा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। शिक्षा जीवन भर चलने वाली चीज़ होती है। व्यक्ति जब जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, व्यक्ति तब तक सीखता ही रहता है। अगर आप देखोगे, तो इस बात को बोला गया कि शिक्षा जो है, वो सिर्फ़ ये नहीं कि स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाई जाती है वही शिक्षा है, बल्कि व्यक्ति जब जन्म लेता है और जब तक उसकी डेथ यानी मृत्यु नहीं होती है, तब तक वह सीखता ही रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात को कहा गया है कि जीवन पर्यंत शिक्षा है और व्यक्ति हमेशा हमेशा सीखता ही रहता है। लर्निंग यानी अधिगम यानी सीखना, सीखता ही रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बोला गया कि महिला निरक्षरता को दूर देखो हमारे देश में महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी थी। इसलिए सरकार ने कहा था कि महिलाओं में शिक्षा को बढ़ाना है। सरकार की तरफ से महिलाओं को पढ़ाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं चलाई जाती हैं। महिलाओं को लेकर के तमाम तरह के क्योंकि हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ थी, तो महिलाओं में निरक्षरता यानी अनपढ़ता को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रमों को चलाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसी बात को बोला गया कि महिलाएं जो अनपढ़ हैं, जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हैं, उनको पढ़ाने के लिए सरकार विशेष रूप से कुछ कार्यक्रम चलाएगी, कुछ प्रोग्राम रखेगी, ताकि महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेजों में लाए। भाई पहले के ज़माने में ना लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। क्या था जी? पहले के समय में लोग बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। तो लड़कियाँ और बच्चियाँ अनपढ़ ही रह जाती थी, ज़्यादा पढ़ती-वढ़ती नहीं थी। इस वजह से कह सकते हैं कि उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी परिवर्तन किया गया, यानी उनकी निरक्षरता, अनपढ़ता को दूर करने के लिए। अल्पसंख्यक यानी जो ऐसे लोग जैसे मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इन लोगों की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि हिंदुओं को ही पढ़ाई-लिखाई पर सारा सरकार बल देगी, इन जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी समाज है, उसको भी सरकार पढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान करेगी। निःशक्तों को यानी जो विकलांग बच्चे हैं, हैंडीकैप जिसको हम लोग दिव्यांग करते हैं, दिव्यांगों की पढ़ाई को लेकर के सरकार विशेष प्रावधान लेकर के आएगी। दिव्यांग यानी जो हैंडीकैप है, किसी किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता, किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता, कोई बच्चा चल नहीं पाता है, ठीक है? इस प्रकार से जो भी विकलांग या दिव्यांग बच्चे होंगे, विकलांग और दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से विशेष प्रावधान किए जाएँगे। निःशक्त मतलब यानी ऐसे लोग जो बच्चे चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए विशेष प्रावधानों की कह सकते हो कि यहाँ पर बात कही गई थी। यानी उनके लिए सरकार की तरफ से रहेगा। 14 साल यानी 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सार्वभौमिक नामांकन यानी 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको 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 कह सकते हैं एक प्रकार से फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इस बात को कहा गया था। उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। क्या कहा गया? उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उनको बोला गया है। ठीक है? 1 सेकंड रुकिएगा, अगला मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? 1 मिनट। केंद्र शिक्षण यानी जो छोटे-छोटे बच्चे होंगे, उनको पढ़ाने के लिए भी स्पेशल शिक्षण केंद्र खोले जाएँगे। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि जैसे प्ले स्कूल खोले जाएँगे सरकार की तरफ से, आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गतिक प्रदाता विद्यालय, यानी जो ग्रामीण इलाके, जो गाँव के इलाके हैं, वहाँ पर जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, यानी मेधावी बच्चे जो पढ़ने में तेज़ हैं, उनके लिए सरकार
ऐसे विद्यालयों को खोलेगी ताकि वहाँ पर विशेष शिक्षक जाएँ और उन बच्चों को पढ़ाएँ। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बोला गया कि टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को पढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के प्रावधानों को किया जाएगा। कि क्या किया जाएगा जी? टेक्निकल एजुकेशन जो है, उसको अच्छी तरह से करने के लिए तकनीकी शिक्षा की भी जानकारी इसमें जोड़ा गया है। और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो, व्यावसायिक पढ़ाई हो, टेक्निकल एजुकेशन हो। टेक्निकल एजुकेशन मीन्स जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई, क्या होती है? जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। ठीक है? इस प्रकार की जो पढ़ाई हो इन पर विशेष प्रकार के कामों की किया जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है? और व्यावसायिक पढ़ाई जिस प्रकार से कह सकते हैं आपको कोई रोटी-रोज़गार करना है, इस प्रकार की पढ़ाइयों के लिए विशेष प्रकार के काम किए जाएँगे। अगला इसमें क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में क्या बोला गया है कि प्राथमिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी यानी सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन ज़रूर होगा, ऐसा विशेष प्रावधान यहाँ पर कह सकते हो किए जाएँगे। ठीक है? विशेष प्रावधानों को यहाँ पर किया जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे, सभी बच्चों का नामांकन क्या है? ज़रूरी है। ठीक है? सरकार इसके लिए विशेष प्रावधानों को कह सकते हो यहाँ पर करेगी। ठीक है? कि सबका और 14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक अवधारणा 14 साल के बच्चे सभी पढ़ सकें। ठीक है? ये माता-पिता की ज़िम्मेदारी है कि 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया ही जाए। अगर कोई माँ-बाप अपने 14 वर्ष के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो माँ-बाप को सज़ा भी हो सकती है। इस प्रकार के विशेष प्रावधानों को कह सकते हैं सरकार की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार यानी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी ताकि स्पेशल टीचर अच्छे टीचरों को रखा जाए और खास तौर से यहीं पर एक विशेष प्रावधान बनता कि बच्चों को आप लोग टीचर मार नहीं सकते यानी शारीरिक दंड पर जब रोक लगी हमारे देश में क्या जी शारीरिक दंड जो होता है बच्चों को आप किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दे सकते मार और पीट नहीं सकते इस प्रकार से कह सकती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विशेष प्रावधानों को किया गया था और इस प्रकार से हुए थे ठीक है ठीक है इस प्रकार के एक मिनट रुकिएगा ठीक है